कुछ नॉलेज ही मिलेगी। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? किसी ने हैंड रेज वैसे किया था अभी, मतलब किसी का कोई वैसा क्वेश्चन तो नहीं है ना? अभी क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में करेंगे, हम थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आंसर कर लेंगे बाद में। तो आज से हमारी जो मंगल दोष की क्लास शुरू होनी थी, बेसिकली वो मंगल योग है, तो उसके बारे में हम कल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आज मैं भूमिका आपकी बनाऊंगा, और फिर आधा घंटा पढ़ने के बाद हम जो हमारा लोशु का कोर्स, प्री कोर्स चल रहा है आप सभी के साथ, जिसमें 2 क्लासेस हम ले चुके हैं, और आज हमारा 3rd क्लास है लोशु का। अगर आप में जो कोई ऐसा है जिसने पहली 2 क्लासें नहीं देखी हैं, तो आप जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में उनके लिंक शेयर कल भी दोबारा कर दिए जाए, ठीक है? एक मिनट रुकिए, जब मैं पीपीटी निकाल लूं जस्ट अपनी, फिर हम शुरू करते हैं।
हाँ जी, मिल गया। इसमें डाटा ही नहीं मिलता मेरा, काफ़ी कहते हैं ना। ओके, यस प्लीज़। तो थोड़ा-सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पूछा, आप बहुत सारे लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी नहीं है। तो आपका अगर कोई भी ऑकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको आना चाहिए, ठीक है? जिनको आता है वो थोड़ा रिपीट हो जाएगा उनका, पेशेंस रखिए, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, जिस रूप में मिल जाए। तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र का अर्थ है ज्योति का शास्त्र। ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब है ज्योति प्लस ईश्वर की नेत्र भी बोल सकते हैं, या ज्योति का शास्त्र। ज्योति में क्या करते हैं? आंखों से क्या करते हो आप? दूर तक का देखते हो। ओके। और जो अगर हमारे प्लेनेट की बात करें, तो जिनमें खुद की रोशनी है वो सूर्य चंद्रमा है। इसलिए आप देखिएगा जो हमारी आंखें हैं, जो आपकी राइट आई है दैट इज गवर्न बाय द सन, आपकी जो लेफ्ट आई है दैट इज गवर्न बाय द मून। तो ये सूर्य चंद्रमा का शास्त्र है, मोटा मोटा। अब ज्योतिष आपने सुना होगा एक शब्द ज्योतिष। ज्योतिष की तीन शाखाएं शाखाएं हैं, या तीन ब्रांचेस आप कह सकते हो। गणित या सिद्धांत, संहिता या होरा बोलते हैं इसको, या जातक। तो बेसिकली क्या है, ज्योतिष को ना तीन पार्ट में बोला डिवाइड किया गया। एक तो मैथमेटिक्स, कि सारे मैथमेटिक्स में जितनी कैलकुलेशन होती है, जैसे पंचांग बनता है आपका, कि प्लैनेट की मूवमेंट क्या है, कब ग्रहण लगेगा, इतनी सारी चीजें, उनकी मैथमेटिकल सारी चीजें, दैट इज गणित। दूसरा है होरा। होरा में क्या मतलब है? होरा का मतलब है किसी, जो हमारे 9 प्लैनेट हैं, जिसमें 7 विजिबल प्लैनेट हैं और 2 राहु केतु जिनको छाया ग्रह बोला गया है, जो हेवनली बॉडी है, उनका एक मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उन प्लैनेट का। तो जो उसकी स्टडी है, जैसे जिसको हम कहते हैं आपकी जन्म कुंडली, जो उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज होरा। ओके। और एक और है जिसमें ये जो प्लैनेट है हमारे, इन प्लैनेट का फसलों पर, किसी देश पर, किसी जगह पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर वो भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से तीन ब्रांचेस में इस ज्योतिष को बांटा गया है। उसमें से भी जो मेन कंसर्न होता है एक आम इंसान का सीखने का, वो रहता है कि हम एक इंसान के बारे में जान सके कि जो प्लेनेट है वो एक किसी आम इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा लिटरेचर है, ये बाद में कभी कर लेंगे हमारा, क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है ये। अब शास्त्रों में, ज्योतिष में बहुत सारे तरह के शास्त्र आते हैं। जैसे आपने यहां देख रहे हैं शकुन शास्त्र। शकुन, शकुन का मतलब है कि नेचर, प्रकृति आपको क्लू देती है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नेचर खुद प्रोवाइड करती है ना। जैसे पुराने समय में बोला करते थे कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, है ना। वो सारे ज्योतिषी आज भी ऐसे हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बार फसलें कैसी होंगी, बारिश कैसी होगी, नेचर को नेचर को पढ़कर। वो शकुन शास्त्र है। वो किस तरह के शकुन में क्या चीज हुई है। फिर एक होता है प्रश्न शास्त्र, जिसमें एक ज्योतिषी, जब आप अपनी कोई भी क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो मान लीजिए आपके पास जन्म कुंडली नहीं है अपनी, तो एक पर्टिकुलर प्रश्न का जन्म आपके मन में रैंडमली होता है, अचानक होता है। आप देखिएगा कभी कभी आपको अचानक से चिंता होगी कि यार मेरे बच्चे का एडमिशन कहाँ होगा, या बच्चे की चिंता सताने लगेगी, या बच्चे की शादी करनी है उसका ख्याल आ जाएगा। आपके अपने ऊपर कुछ बिजनेस या जॉब को लेके एकदम से विचार आएंगे। जब एक प्रश्न का जन्म नेचुरली आपके दिमाग में होता है, तो उस वक्त का वो जो प्रश्न है उसका जन्म हुआ है। तो उस प्रश्न के जन्म को, जहां पर आप उसका जन्म हुआ है, मतलब जहां पर आपको प्रश्न दिमाग में आया है, जिस दिन आया और जिस वक्त आया, तो एक कुंडली बन जाती है। जिस तरह बच्चा पैदा होता है ना, तो इस वक्त एक प्रश्न पैदा हो गया, तो उस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हम दे सकते हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से। तो उसको प्रश्न शास्त्र बोलते हैं। और ये अपने आप में बहुत पूरा सब्जेक्ट है, और ये भी हम आने वाले टाइम के अंदर आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो वो है प्रश्न शास्त्र। फिर है ताजिक शास्त्र। ताजिक शास्त्र में ये प्रश्न का ही एक तरह से रूप है, ताजिक शास्त्र।
यहाँ पर भी बेसिकली ताजिक शास्त्र में 1 साल की कुंडली बनाई जाती है। जैसे आपने लाल किताब में देखा होगा, है ना? तो वहाँ पर हर साल की अलग से कुंडली बनती है। तो इस तरह ताजिक शास्त्र में भी आप 1 साल की कुंडली बनाते हैं। ओके, वो सूर्य सिद्धांत पर चलती है। वो आगे चर्चा करेंगे इसकी भी, तो वो भी एक शास्त्र है ताजिक शास्त्र। तो बेसिकली ज्योतिष की बहुत सारी विधाएँ हैं या ब्रांचेज़ आप बोल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को बोलेंगे, ज्योतिष को बोला गया वेदों का अंग, वेदांग। ओके, तो बेसिकली जो वेदों का अंग है ज्योतिष, और जब आप उसकी वेदों की बात करते हो, वेदों में वेदांग है, मतलब वेदों के अंग बताए गए हैं। जैसे शिक्षा बताई गई है, कल्प है, व्याकरण है। तो इनके मतलब है कि इनका मतलब क्या है, क्यों सीखना चाहिए, तभी आप एक अच्छा वेद पढ़ सकते हो। ठीक है। ज्योतिष समझ लीजिएगा, छठे नंबर पर आता है, तो ज्योतिष भी एक वेद का अंग है, अभिन्न अंग है वेदों का। तो हम ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोलते हैं कि ज्योतिष सबको पढ़ना चाहिए। ज्योतिष का मतलब है आप वेदों को पढ़ रहे हो, और वेद का मतलब है साक्षात ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर को समझना, ईश्वर के करीब पहुंचना। तो ज्योतिष जो है कहीं ना कहीं वेदों का अंग बोला गया। और वेदों में हर एक जो वेदांग है उनको एक उपाधि दी गई है। जैसे व्याकरण को मुख्य की उपाधि गई है, छंद को वेदों के पैर बोला गया है, इसलिए ज्योतिष को वेदों के नेत्र बोला गया है। नेत्र से हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से क्या करते हैं, हम दूर तक का देखते हैं। ज्योतिष में तो ये कर सकते हैं कि हम आगे का देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब ये भी जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का सच्चा अधिकारी कौन होगा। ऐसे नहीं है कोई भी उठ के पढ़ ले ज्योतिष। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 4 सभी सीख जाएंगे। यहाँ पर पराशर ऋषि जी, जिन्होंने पराशरी ज्योतिष जो पढ़ते हैं मेनली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो पराशर ऋषि ने कुछ सिद्धांत बताए हैं कि कौन इस ज्ञान का सच्चा अधिकारी है, या दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि कौन इस ज्योतिष विद्या को इजीली सीख सकता है। ओके, वाइस एंड वर्सा है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। अब ये संस्कृत में एक श्लोक आता है, गणितेषु प्रवीणो यम शब्द शास्त्रे कृत्यश्रम न्यायविद बुद्धिमान देश दिक पालोग्य जितेंद्रिय उहापोह पटु होरा स्कंद श्रवण समतम मैत्रेय। तो बेसिकली इस श्लोक का सीधा सा मतलब ये है कि 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास एक शब्दों का एक कहते हैं ना डाटा बैंक होना चाहिए, कि जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो ऐसा ना है कि जो कुंडली में चीज दिख रही है वो हमें बतानी भी है, लेकिन इस तरीके से बतानी है, उन शब्दों का इस्तेमाल करके बतानी है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, लेकिन बताना तो है ना। तो आपका शब्द व्याकरण आपके पास होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। फिर न्यायविद बोलेगी कि आप एक मतलब न्याय प्रिय होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मुझे उसको खुश करना है तो मैं उसको कुछ भी बता दूं, नहीं। आप अपने साथ, अपने क्लाइंट के साथ, इस विद्या के साथ न्याय करेंगे। ओके, तो न्याय प्रिय आपको होना चाहिए। फिर बुद्धिमान आपको होना चाहिए। यस, इसमें कैलकुलेशन होती है बहुत सारी, आपको वो समझ होनी चाहिए, वो दूरदृष्टि आपके पास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता आपके पास होनी चाहिए। फिर देश दिक्पाल का ज्ञान। तो ज्योतिष ये कहता है कि कोई भी योग, कोई भी जो हम योग पढ़ते हैं ज्योतिष के अंदर, वहां पर एक शब्द लिखा होता है, देश काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए ये योग लगाना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए किसी कुंडली में अल्प संतान के योग हैं, है ना, कम संतान के योग हैं, इस तरह के योग होते हैं। अब वो कम अल्प संतान के योग किस एरा में देख रहे हो, काल, देश, काल और पात्र, देश, किस देश के लिए देख रहे हो। अब यही अल्प संतान के योग चाइना के हैं, तो भाई साहब एक बच्चा मुश्किल से पैदा होगा। और यही साउथ अफ्रीका में आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, तो वहां पर अल्प संतान का मतलब है 3-4 बच्चे, 3-4 बच्चे कम से कम है, मतलब अल्प संतान का योग है। तो किस देश के में रह के प्रेडिक्शन कर रहे हो। फिर है काल, किस टाइम फ्रेम की प्रेडिक्शन कर रहे हो। अब आज की डेट में हिंदुस्तान में भी अल्प संतान का मतलब क्या है कि एक बच्चा। और यही अगर 50 साल पहले वाले की प्रेडिक्शन करते तो 2-3 बच्चे अल्प संतान है, क्योंकि वहां पर 3-4 बच्चे को नॉर्मली हुआ करते थे, अब से 30-40 साल, 50 साल पहले। तो किस काल, किस टाइम फ्रेम में वो प्रेडिक्शन की जा रही है। फिर है लास्ट में पात्र। पात्र का मतलब है किस इंसान के प्रेडिक्शन कर रहे हो। जैसे कोई दशा चल रही है आपकी और वहां पर लिखा है कि फाइनेंशियल लॉस की दशा है ना,
अब भाई फाइनेंशियल लॉस एक रिक्शे वाले का फाइनेंशियल लॉस और एक मुकेश अंबानी भाई का फाइनेंशियल लॉस। तो उसका फाइनेंशियल लॉस होगा भी, उसको 1000-2000 रुपए टूट जाएंगे, आज गुम हो जाएंगे, कुछ लूट के ले जाएगा। और मुकेश भाई का अगर नुकसान होना होगा तो उसके हजारों करोड़ रुपए जाएंगे। तो किस के बारे में पात्र कौन है, किसके बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है? तो तभी बोला देश दिक्पाल का ज्ञान, इसलिए आपको अपने एरा की, अपने देश की, हर कंट्री की नॉलेज होनी चाहिए, है ना? काल की नॉलेज होनी चाहिए और पात्र के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके पास कहते हैं ना व्यवहारिक नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर जितेंद्रिय, जिसके जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो वो ही ज्योतिष कर सकता है। ओके, अब आपकी इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए। इंद्रिय का मतलब है आपकी सेंसेस हैं, आपकी कर्म इंद्रियां हो सकती हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां हो सकती हैं, वो आपके वश में होनी चाहिए। आपने उसको जीत लिया। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने जीत लिया वो ज्योतिष पढ़ सकता है। अब सोचो कितने लोग हम उस पैरामीटर पर खड़े उतरते हैं, फिर कहते हैं सर हमें ज्योतिष नहीं आता। कहां से आ जाएगा भाई? पराशर जी ने पहले बोल दिया कि कौन सच्चा अधिकारी है ज्योतिष पढ़ने का, किसको ज्योतिष आएगा। और ये भी कहते हैं ये चीज ले आइए ज्योतिष अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा समझिए। पे ऊहा ओ पटु, कि भाई किसी भी एक बात का वो सारे मीनिंग निकलते हैं, तो आप कैसे उसको सही मीनिंग निकालेंगे और अपने बुद्धि से उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए आपके पास, शब्दों का ज्ञान, बातों को कैसे रखना है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। समझ में आया? इसलिए आप कहते हैं ना सर वैदिक ज्योतिष बहुत मुश्किल है सर, प्रेडिक्शन नहीं आती। अरे कहां से आएगी? 5 चीजें पहले लाओ तो सही अपने अंदर, तब आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं, चर्चा को आगे लेके चलेंगे। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष है कि जो हेवनली बॉडी, आकाश में आकाशीय पिंड जिसको आप बोलते हैं, या ग्रह जिसको आप बोलते हैं, उसका एक मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम स्टडी करते हैं ज्योतिष। अब ये प्लेनेट है कहां पर, है ना? ये अंतरिक्ष तो अनंत है, कहां से शुरू हुआ कहां खत्म होगा आज तक कोई नाप नहीं पाया। आज तो कोई स्टडी नहीं कर पाया कि ये जो आकाश है ये कहां शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है, कोई नहीं जान पाया। तो ये प्लेनेट कहां मूव करते हैं? तो एक माना गया है कि ये अंतरिक्ष 360 डिग्री है पूरा। इस 360 डिग्री में एक इमेजिनरी बेल्ट है जिसको भात चक्र बोलते हैं, भात चक्र। ओके, या राशि चक्र भी बोल सकते हैं आप। तो ये समझ लीजिए कि एक अंतरिक्ष में एक हाईवे बना हुआ है, जिस तरह हमारे यहाँ आप किसी एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, एक हाईवे बना होता है, और उस हाईवे पे लेन होती है कि यहाँ पर ये कार चलेगी, यहाँ पर बस चलेगी, यहाँ पर ऑटो चलेंगे, यहाँ पर साइकिल चलेगी, यहाँ पर पैदल चल सकते हैं, है ना? एक लेन बनी होती है। तो इसी तरह से आकाश में एक भात चक्र है, इस तरह का एक ऑर्बिट समझ लीजिए, एक एक सर्कल समझ लीजिए, कि उस हाईवे पर सभी प्लैनेट चलते हैं, सभी प्लैनेट उस पर चलते हैं। तो टोटल ये 360 डिग्री है। तो 360 को हमारे पास राशियां कितनी है? हमारे पास राशि है 12। तो एक राशि का मान कितना होगा? 360/12, 30 डिग्री। तो हमने क्या किया कि जो 360 डिग्री था उसको 12 पार्ट में डिवाइड किया। 12 राशि है हमारे पास। ओके, अब ये राशियां कैसे बनी? जब अंतरिक्ष में हमारे ऋषियों ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा, और आज आप टेलीस्कोप से भी देख सकते हो, जब देखा गया तो पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, क्लास ले रहा हूं, करता हूं। तो जब यहां से टेलीस्कोप से देखा गया, जब 360 के किसी पर्टिकुलर एरिया को आप देखते हैं, तो वहां पर एक क्लस्टर ऑफ स्टार, आपको पता नहीं आसमान में करोड़ों सितारे हैं, करोड़ों तारे हैं। तो कुछ तारे आपको देखते हैं ना, जब आसमान में, अब तो आसमान नजर नहीं आता, बचपन में देखा करते थे, तो कुछ डार्क स्टार आपको नजर आते हैं। तो जिस तरह हम बच्चे को देते हैं ना, बहुत सारे डॉट 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 लगा कर देते हैं, और बच्चे को बोलते हैं इसको आउटलाइन ड्रॉ करो, और वो ड्रॉ करता है तो एक पिक्चर बन के आती है। तो हमारे जो जोड़ी साइन है, जोड़ी साइन के नाम है, जैसे एरी साइन, एरीज का मतलब है भेड़, है ना? टॉरस साइन यानी कि बैल। जेमिनी साइन, जेमिनी साइन का एक सिंबल है कि मेल एक फीमेल दोनों खड़े हैं। तो ये सिंबल बने कैसे?
तो बने ऐसे, जब पर्टिकुलर पार्ट में एक दूरबीन से अगर आप देखते हैं, तो जो ब्राइटेस्ट स्टार हैं, जब वो पर्टिकुलर एरिया में आपको नजर आते हैं और जब उनको एक आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये पिक्चर्स आपको दिखती है। तो आपको भेड़ जैसी आकृति नजर आएगी, टॉरस बैल जैसी आकृति नजर आएगी, है ना? जैसे लियो साइन, लियो साइन मतलब शेर जैसी आकृति नजर आएगी। तो मीन साइन यानी कि मछली जैसी आकृति आपको नजर आएगी। तो पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे यहां पर एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये इस पार्ट में आप यहां पर क्लस्टर ऑफ स्टार जब आप देखेंगे, तो जो ब्राइटेस्ट स्टार है उनको आउटलाइन करेंगे, तो पर्टिकुलर जो राशि का नाम है, उस राशि की एक आकृति है, वो आकृति आपको यहां नजर आएगी। तो इस तरह से इन राशियों के नाम दिए। अब सोचो, ये 10,000 साल पुरानी संस्कृति है, हमारा जो ज्योतिष है। तो ऋषियों ने उस वक्त जो राशि के नाम बताए हैं, उन राशि के जो सिंबल बताए हैं, सोचिएगा वो जीव उस एरा में भी थे और आज भी हैं, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वो रहेंगे। ऐसा नहीं है गायब हो जाएंगे। तो ये मतलब है, यहां से राशियों का निर्माण हुआ। प्लैनेट जो है पर्टिकुलर राशि में ट्रैवल करते हैं। भाई इतना समझ लीजिए कि हाउस इज फिक्स्ड, हर हाउस में एक राशि होती है, और प्लैनेट हमेशा राशियों में ट्रैवल करते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, बस आगे कभी ज्योतिष सीखेंगे बहुत काम आएगा कि हाउस इज फिक्स्ड, राशियां भी फिक्स होती हैं, लेकिन उनका देखने का तरीका है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये एरी साइन है यहां पर, ठीक है, अब ये अर्थ है, ये अंतरिक्ष है। अगर मैं यहां पर खड़ा होकर इसकी तरफ देखता हूं, तो यहां पर एरी साइन है अभी, और अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है और 24 घंटे में पूरी घूम जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में अगर मैं इस अर्थ पे खड़ा हूं, तो अब मेरा फेस इस तरफ है, तो थोड़ी देर में क्या होगा, मैं अर्थ के साथ घूम रहा हूं। तो जहां मुझे ये पोर्शन नजर आ रहा था अभी, 2 घंटे बाद मुझे ये वाला पोर्शन नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस अर्थ से देख रहा हूं अर्थ मूव कर रही है। तो मुझे 2 घंटे बाद ये नजर आना शुरू हो जाएगा, फिर अगले 2 घंटे बाद मुझे ये नजर आना शुरू हो जाएगा, अगले 2 घंटे बाद मुझे ये नजर आना शुरू हो जाएगा, जबकि मेरा फेस एक तरफ है, क्योंकि मैं जिस अर्थ पर खड़ा हूं वो घूम रही है, और ये फिक्स है, ये अंतरिक्ष फिक्स है। इसलिए हर 2 घंटे में एक साइन राइज होता है। जैसे हम कहते हैं ना, लग्न क्या बनता है, लग्न वो राशि बनती है कि अगर हम हार्ट पर खड़े हैं और हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, पूरब दिशा की तरफ आप फेस कर लीजिए, और जब आप टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में देखेंगे, तो आपको हर 2 घंटे बाद अलग अलग साइन नजर आएगा। इसलिए आप मान लो कोई एरी साइन में पैदा हुआ है अभी, और अभी एरी साइन स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 2 घंटे बाद, मतलब कोई 1 घंटा 58 मिनट का होता है, कोई 2 घंटे 4 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, तो अगले 2 घंटे बाद आपको टॉरस साइन नजर आएगा, है ना? उससे 2 घंटे बाद आपको जेमिनी साइन नजर आएगा। तो लग्न क्या बनता है, यानी कि लग्न का मतलब पहले खाने में कौन सी राशि आती है, कैसे पता लगता है? तो जिस वक्त जो बच्चा पैदा होता है, उस वक्त आप अगर पूर्व दिशा में अपना फेस करते हैं और अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं, तो उस वक्त जो राशि हमें दिख रही है उसको बोलते हैं, जो राशि उदय हो रही है, वो उस इंसान का लग्न बन जाता है। और पृथ्वी चारों चक्कर काट लेती, मतलब पूरे चक्कर काट लेती है 24 घंटे में, और राशियां कितनी, 12। तो मोटा मोटा हर 2 घंटे में एक राशि परिवर्तन होता है। जो आपकी लगन की राशि बन जाती है, उसके अगली राशि अगले खाने में आती है, फिर पूरा सीक्वेंस बन जाता है। तो इसको बोलते हैं भात चक्र। ओके, या इसको रवि मार्ग भी बोलते हैं। रवि मार्ग का मतलब है, हम ये मान के चलते हैं अर्थ से कि अर्थ स्टेबल है और सूर्य मूव कर रहा है। हम तो ये कहते हैं ना, सूर्य घूम रहा है, सूर्य नहीं घूम रहा, घूम अर्थ रही है, तो इसलिए में सूर्य घूमता नजर आता है। तो इस मिडल पॉइंट को हम रवि मार्ग भी कहते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए लग्न कैसे बनता है, ये कैसे आकाश में कैसे। तो प्लेनेट क्या है, जिस तरह एक हाईवे बना हुआ है, हर एक प्लेनेट अपने एक लेन में, अपनी लेन में, इसी जो लेन है ना, ये विड्थ है, जो इसी विड्थ में एक पर्टिकुलर लेन में एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ चल रहा है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट,
एंड सैटर्न इज ए स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। ओके, बाकी नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस को हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते ये भी बताया था। पहली बात तो दो चीजें होती हैं। एक मिनट, हेलो, हाँ जी। तो जो प्लेनेट है, बाकी यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को क्यों नहीं लिया जाता, इसके पीछे साइंस का भी रीजन है, वो कभी और समझा दूंगा। बेसिकली क्या है कि ये जो प्लेनेट है, इनकी स्पीड इतनी स्लो है कि आपकी कुंडली में नेपच्यून और प्लूटो तो कभी मूव ही नहीं करेंगे। जिस हाउस में ना, गोचर में भी वही मिलेंगे। क्योंकि कुछ की स्पीड है कि वो 30 राशि, मतलब 30 डिग्री, यानी कि एक भाव को मान लीजिए 150 साल में पूरा कर रहे हैं। तो इतनी स्लो मूवमेंट है कि उसका इंपैक्ट ही नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, वो अर्थ की ग्रेविटेशन से इतनी दूर है कि उसका इंपैक्ट हम पर उतना नहीं आता। इसलिए ज्योतिष के अंदर नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस को काउंट नहीं किया गया। वो इतनी दूर है, उसका इंपैक्ट नहीं है हमारे पास। जो बाकी जो प्लेनेट है, जिसको हम अपनी सौर परिवार बोलते हैं, वो परिवार है हमारा, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर है। तो हम उनसे गवर्न हो रहे हैं, इसलिए यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप ये देख रहे हैं, यहां से और अच्छा समझ में आएगा आपको। तो जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है ना। इसलिए सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सीजन, मौसम चेंज होते हैं, सभी आपको पता होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ और अच्छे से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जोड़ी एक साइन है, ये लियो साइन है, ये वर्गो साइन है। तो ये सूर्य, हम मान के चलते हैं कि सूर्य यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है। तो जब अर्थ से आप देखते हैं तो 2 घंटे मान लीजिए आपका फेस इस तरफ था, ईस्ट इस तरफ है, तो अभी वर्गो साइन नजर आ रहा है। तो अर्थ घूम रही है, अर्थ के साथ आप भी घूम रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको लिब्रा साइन नजर आएगा, 2 घंटे बाद फिर आपको स्कॉर्पियो साइन नजर आएगा। ठीक है, तो हम अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं। तो जिस वक्त जो बच्चा पैदा होता है, उस वक्त ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट किसका, अर्थ का, तो अर्थ का ईस्ट भी मूव कर रहा है हर वक्त, और घूम के फिर 24 घंटे में वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं भाग चक्र। और ये राशियां देखिए, इस तरह की राशि, और इन राशियों में प्लैनेट अपने अपने हाईवे पर, अपने अपने लेन के अंदर, अपनी अपनी पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं। सारा सारा ज्योतिष इन 4 चीजों पर टिका हुआ है। और इन 4 चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए 7 जन्म चाहिए। सोचो, कुछ भी नहीं है ज्योतिष के अंदर, सिर्फ 4 चीजें हैं। 12 भाव है कुंडली के, 12 खाने बोल सकते हैं, 12 हाउसेस बोल सकते हैं आप, 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट हैं, और 27 नक्षत्र हैं। और सारे ज्योतिष इन्हीं 4 ये स्तंभ हैं। जैसे कि हम पिलर खड़े करते हैं ना, 4 पिलर खड़े कर देते हैं, पूरा ज्योतिष इन्हीं 4 चीजों पर टिका हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो अभी मैंने आपको एक 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाई थी ऊपर, उसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह का कुंडली बन जाती है। इस तरह की कुंडली है, 2 डायमेंशन कुंडली है। ये हमारा, इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट, और ये हमारा, इसको बोलते हैं साउथ इंडियन चार्ट। साउथ इंडिया में इस तरह के चार्ट को डिजाइन किया जाता है, मतलब इस तरह के चार्ट को बनाया, कुंडली को बनाया जाता है। लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में डील करते हैं, तो नॉर्थ इंडियन, इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट। जो कुंडली का पहला स्क्वायर होता है, दैट इज लग्न। और ये लग्न कैसे डिसाइड होता है, ये मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उस वक्त पूरब दिशा में कौन सी राशि का उदय हुआ है, हमें कौन सी राशि दिख रही है। अब ऐसा नहीं टेलीस्कोप से देखोगे, आप नेकड़ ऐसे देख सकते हो, इसकी कैलकुलेशन होती है। तो पंचांग से पता लगाया सकता है कि इस वक्त कौन सी राशि है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो आपकी राशि बन जाती है। तो 9 नंबर की राशि का मतलब है सेजिटेरियस साइन। तो ये कुंडली जिसकी भी है, जब वो पैदा हुआ था, उस वक्त ईस्ट डायरेक्शन में सेजिटेरियस साइन अर्थ से नजर आ रहा था, इसलिए उसका सेजिटेरियस साइन बन गया। ओके, जब एक लगन डिसाइड हो जाता है, उसके बाद जो बाकी राशि हैं, वो एक एक स्टेप आगे बढ़ के आप लिख सकते हैं। जैसे 9 नंबर की राशि होगी, तो यहां पर 10 नंबर की राशि आएगी सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में 11 नंबर की राशि आएगी, ये फोर्थ हाउस है कुंडली का, यहाँ 12 नंबर की राशि आएगी। टोटल 12 राशि होती है, उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा, पहली राशि।
फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। ओके, तो एक बार लगन डिसाइड हो जाए कि लगन कौन सा है, और यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, तीन चीज ध्यान रखिएगा। ये है हाउस, ये ब्लॉक दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हाउस। हाउस इज फिक्स्ड, हाउस इज फिक्स्ड, याद रखिएगा जीवन में। भाव कभी नहीं बदलते। ये किसी की भी कुंडली का अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये पहला जो खाना ब्लॉक नजर आएगा, दैट इज लग्न या फर्स्ट हाउस। हर कुंडली के लिए फर्स्ट हाउस है, और यहां पर काउंटिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। और जब हम दृष्टियां करते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करेंगे। तो अगर ये पहला घर है तो दूसरा घर ये वाला नहीं है, दूसरा घर है ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये सेकंड हाउस है कुंडली का। ये कुंडली का थर्ड हाउस है, ये कुंडली का फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। हाउस इज फिक्स्ड। यहां इन हाउसेस में जो नंबर लिखे होते हैं दैट इज राशि, दैट इज जोडिएक साइन। 12 जोडिएक साइन है, इनको हिंदी और इंग्लिश में आपको नाम याद होने चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऐसा नहीं इंग्लिश में कर ले हिंदी में नहीं आपको आता, दोनों में आपको होना चाहिए। क्योंकि राशियां की सीक्वेंस फिक्स है, जैसे एरीज पहला साइन है, टॉरस दूसरा है, जेमिनी तीसरा है, तो हम इनको नंबर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पर नंबर का मतलब न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये गलती मत कर देना। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं न्यूमरोलॉजी पढ़कर, वो कहते हैं 9 नंबर लिखा है यानी कि मंगल है, ये नहीं। यहां पर जो राशियों की सीक्वेंस है वो 1 से लेकर 12 तक है, ठीक है। तो यहां पर नंबर दिया गया, न्यूमरोलॉजी नहीं दी गई है। तो हम पूरा जोडिएक साइन का नाम ना लिखकर उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 9 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमरोलॉजी के अंदर मंगल को करता है। यहाँ न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ रही है, नंबर है ये। तो 9th नंबर पर कौन सी राशि आती है? सैजिटेरियस साइन, धनु राशि। तो अब धनु राशि लिखूंगा इतना लंबा, सैजिटेरियस लिखूंगा, उनकी जगह से हम उनकी जगह पर हमने एक नंबर को लिख दिया। तो कुंडली में जो आपके नंबर लिखे होते हैं पर्टिकुलर भाव में, वो राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। भाव इज फिक्स्ड, भाव के लिए लिखा नहीं जाता कि पहला भाव है, चौथा भाव है, सातवां भाव है, ये 10वां भाव है, नहीं लिखा जाएगा। वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और इस तरह याद करने कि आपको काउंट ना करना पड़े। मैं पूछूं ये कौन सा हाउस है, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9th हाउस नहीं। आपको मैंने पूछा ये कौन सा हाउस है, तो पर्टिकुलर याद होना चाहिए, यस दैट दिस इज 9th हाउस, ये 8th हाउस है, ये 12th हाउस है, ये 4th हाउस है, ये 5th हाउस है, ये 6th हाउस है, ये 3rd हाउस है। ये याद करना, ये फिक्स होते हैं हर कुंडली में। जो राशियां होती हैं वो मूवेबल है, कोई भी राशि आ सकती है। और उन राशियों में जब आप पैदा होते हैं तो जिस राशि में जो प्लेनेट उस वक्त चल रहा था, वो पर्टिकुलर उस भाव के अंदर जहां पर वो राशि है वहां पर उस प्लेनेट को प्लेस कर, सिंपल, ठीक है। तो प्लेनेट राशियों में ट्रैवल करते हैं, राशि जहां होंगी वो प्लेनेट को वहां प्लेस कर देंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। जैसे मैंने बताया आपको, ग्रह 9 ग्रह होते हैं जिसमें 7 ग्रह विजिबल है, सूर्य से लेकर शनि महाराज तक, और 2 ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह या शैडो प्लैनेट बोला जाता है, दैट इज राहु एंड केतु। बेसिकली वो प्लैनेट नहीं है, वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, नोड्स बोलते हैं इंग्लिश में उसको। थोड़ा समझ ले ताकि इस ऑक्यूलर वर्ड में काम करो, थोड़ा पता होना चाहिए, वरना कोई भी बेवकूफ बना जाएगा। पॉइंट क्या है, राहु केतु है क्या? मैथमेटिकल पॉइंट है, वैसे मैथ्स पढ़ते हैं उसमें, वैसे प्लैनेट का रूप नहीं है, लेकिन प्लैनेट माना गया इनको क्योंकि इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, और हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन चक्कर काट रहा है? दैट इज मून, चंद्रमा। तो हम अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, और हमारे अर्थ के ऊपर चंद्रमा चक्कर काट रहा है। तो इन जो पाथ है अर्थ के घूमने का और चंद्रमा के घूमने का, तो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है। दो ये जो पाथ है आपस में काटते हैं 2 जगह, दैट इज राहु एंड केतु, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल नॉट्स है, इनको बोला था नॉट्स, पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 9 ग्रह टोटल है, 12 राशियां हैं। तो टोटल क्या है, अंतरिक्ष क्या है, 360 डिग्री है।
तो 360 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो एक राशि का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इन राशियों को अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोटा मोटा बोल सकते हैं। तो जो डिवाइड करते हैं तो एक राशि के अंदर लगभग लगभग 3 नक्षत्र आते हैं। तो एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट। तो मान लेते हैं कि भाई एक एरिया है, उस एरिया में वो 30 डिग्री का एरिया है और उसका सब पार्ट जिसको नक्षत्र बोलते हैं, तो एक नक्षत्र का मान जो होता है 13 डिग्री 20 मिनट है। तो एक 13 डिग्री 20 मिनट हो गया, तो अगला अगला भी 13 डिग्री 20 मिनट हो गया, तो 26-40 हो गया। तो जो तीसरा नक्षत्र आएगा उसका छोटा सा पार्ट 6 डिग्री 40 मिनट इसी राशि में आएगा, बाकी दूसरा पार्ट उसका दूसरी राशि में चला जाएगा। ठीक है, तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है, सिर्फ याद रख लो। इसकी एप्लीकेशन क्या रहेगी, कभी ज्योतिष आगे पढ़ेंगे तो वहां आप सीख जाएंगे। इन नक्षत्रों को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 13 डिग्री 20 मिनट है, इसको भी अगेन डिवाइड किया गया 4 पार्ट में, और एक पार्ट की जो वैल्यू है दैट इज 3 डिग्री 20 मिनट। तो समझ लीजिए, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका एक फ्लोर है, मान लीजिए। उस फ्लोर के अंदर आपका फ्लैट है, ये फ्लैट हो गया, और उस फ्लैट के अंदर आपके रूम्स हैं, ये आपके रूम्स हो गए। इस तरह समझ लीजिए। तो टोटल कुल चरण जो होते हैं, जो 27 इंटू 4 करेंगे तो 108 आता है। तो इसलिए आप देखिएगा, कभी भी हम आपको कोई रेमेडी देते हैं, हम कहते हैं ना मंत्रों को चैंट करो, माला फेरो, तो हम क्या कहते हैं आपसे कि 108 बार मंत्रों को चैंट करना है, 108 की माला करनी है, कहते हैं ना हम आपसे। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि भाई सूर्य के 108 मंत्रों को चैंट करना। तो 108 ही क्यों? क्योंकि 108 चैंटिंग का मतलब है कि आपने सभी नक्षत्रों का चैंट कर लिया। तो नक्षत्रों का चैंट कर लिया मतलब चरण का चैंट कर लिया। चरण का मतलब है नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब है राशि, राशि का मतलब है पूरा जोड़ी, एक साइन। तो हमने 360 एक एक कर्ण का, एक एक नक्षत्र के चरणों को भी हम चैंट कर रहे हैं, कोई रह ना जाए। तो टोटल 108 है, इसलिए 108 की माला की जाती है। ठीक। अब ये राशियों के नाम है, आपको पता होना चाहिए। मेष राशि, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। इसका नाम इंग्लिश में नाम है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। हर एक राशि के स्वामी ग्रह हैं जिनको लॉर्ड बोलते हैं। ओके, अब आप समझिए 12 राशि हमारे पास, और हमारे पास 7 विजिबल प्लैनेट है। राहु एंड केतु की कोई आइडेंटिटी नहीं है इनको, इसलिए उनको किसी की लॉर्डशिप नहीं दी गई है। तो हमारे पास 7 प्लैनेट है, 12 राशियां हैं। जो 2 राशि है हमारी, दैट इज लियो साइन एंड कैंसर साइन, यानी कि सूर्य की राशि सिंह राशि या लियो साइन, और चंद्रमा की राशि कैंसर साइन और कर्क, जिसको हिंदी में कर्क राशि बोलते हैं। इन दोनों जोड़ी साइन को एक प्लेनेट की लॉर्डशिप दी गई है। तो लियो का कौन है, सूर्य, और कैंसर का कौन है, चंद्रमा। अब बचे कितनी राशियां हमारे पास, 10 राशियां बची, और प्लेनेट कितने बचे, 5 प्लेनेट बचे हैं। तो हर एक राशि, हर एक प्लेनेट यहां पर 2 राशि का लॉर्डशिप रखता है, उसका मालिक है 2 राशि का। सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के मालिक हैं, और बाकी जो 10 राशियां बची हैं, वो 10 राशियां 5 प्लैनेट रूल करते हैं उनपे, यानी कि एक प्लैनेट 2 राशि का लॉर्ड है। जैसे एरीज साइन, एरीज साइन का लॉर्ड कौन है, मंगल। और दूसरी स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड कौन है, वो भी मंगल है। तो यहां पर 2 साइन, एरीज साइन और स्कॉर्पियो साइन, उनका लॉर्ड कौन हुआ, मार्स हुआ। इस तरह टॉरस साइन एंड लिब्रा साइन, दोनों का मालिक कौन है, शुक्र ग्रह, वीनस। जेमिनी साइन एंड वर्गो साइन, दोनों का लॉर्ड कौन है, मरकरी। ठीक है। इसके बाद सैजिटेरियस साइन एंड पाइसेस साइन, दोनों का लॉर्ड कौन है, जुपिटर, गुरु महाराज। और कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस साइन, ये 2 साइन जो है, इनका जो लॉर्ड है दैट इज सैटर्न, शनि महाराज। ओके, अब ये जो राशियां हैं, ये थोड़ा सा आगे की चर्चा है, अभी कोई जरूरत नहीं है आपको। ये आपके बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे जो एरी साइन है, ये आपके सिर को रिप्रेजेंट करती है। जो टॉरस साइन है, ये आपको मुखमंडल को रिप्रेजेंट करती है।
जो मिथुन राशि है वो आपके गले को रिप्रेजेंट करती है, जो कर्क राशि है वो आपके चेस्ट को रिप्रेजेंट करती है ना? तो इस तरह से आपके जो बॉडी पार्ट हैं, तो उनको ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तो आपके दोनों पैर है, मीन राशि है, आपके शनि महाराज घुटने, समझ रहे हो बात को? शनि महाराज कहते हैं ना, आप कहते हैं मेहनत कर करके घुटने टूट गए, चप्पलें घिस गई, है ना? सबसे बड़ा पेन कहाँ होता है? कहता है ना भाई, इतने पापड़ बेले, है ना, घुटने घिस गए काम कर करके। तो शनि महाराज घुटनों पर रूल करते हैं आपके, ठीक? तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अभी एक चार्ट है, ये समझ नहीं आएगा अभी, जिसको ज्योतिष नहीं आता उसको छोड़ देना। तो जैसे यहाँ से एक चीज समझा देता हूँ उसमें। जैसे हमारी मेष राशि है, ये 30 डिग्री की है, एक एरिया मान लीजिए, क्योंकि टोटल 360 है, तो 30 डिग्री है ये। इस 30 डिग्री में 0 से स्टार्ट हुई है मेष राशि, और 30 डिग्री तक एरी साइन का अधिकार है अंतरिक्ष में। इस तरह जो हमारा नक्षत्र शुरू होता है, पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्वनी। इनके नाम है 27 नक्षत्र, वो याद होने चाहिए आपको। तो पहला जो नक्षत्र है दैट इज अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र कहां से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 13 डिग्री 20 मिनट तक उसका अधिकार है। तो 0 से स्टार्ट किया, यहां पर एरीज साइन में 0 से स्टार्ट किया, और 13 डिग्री 20 मिनट तक ये अश्विनी नक्षत्र का अधिकार है। तो पहला नक्षत्र खत्म होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। तो 13 डिग्री 20 मिनट पे अश्विनी खत्म हो गया। अश्विनी के बाद आता है नक्षत्र भरणी। तो भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू हुआ, और एक नक्षत्र का जो मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो 13 20 कितना हुआ? 26 40। तो 13 20 से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र का अधिकार क्षेत्र है। भरणी के बाद आता है कृतिका। कृतिका नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 मिनट का है। अब यहां से 26 डिग्री 40 मिनट से जब ये नक्षत्र चलना शुरू हुआ, तो जैसे 30 डिग्री पर पहुंचा, तो एरी साइन का अधिकार एरिया खत्म हो गया। तो एरी साइन कहता है भाई, मेरा अधिकार यहां तक था, अब तू जा नेक्स्ट राशि के पास। अब क्योंकि हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट ही चलता है, तो 6 डिग्री 40 मिनट वो एरीज में चलेगा। जो बाकी बैलेंस बचा है, ओके, वो आगे दूसरे में चलेगा, यानी कि ऋषभ राशि में ये करते नक्षत्र, बाकी का बैलेंस यहां तक चलेगा। तो इस तरह हर नक्षत्र पे 13 डिग्री 13 डिग्री 20 में चलता है। अगर उसको पूरा वहीं मिल गया तो उसी राशि में चलता है, नहीं मिला तो कुछ उसमें चलेगा, कुछ अगले वाले राशि में चलेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये जोडिक साइन आप समझ सकते हो कि पर्टिकुलर राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, ओके, और कौन सा नक्षत्र ऐसे हैं जो कंप्लीटली एक ही राशि में होते हैं, और कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो 2 राशि में पाए जाते हैं। तो यहां से एक अपना डाटा बैंक वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है? तो ये राशि नक्षत्रों के नाम है, याद होना चाहिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हर, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूरा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्र के सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर लिखा है राशियों का आकार होता है, दिशा होते हैं, और उनका परिचय होता है। तो ये किसी भी एक बेसिक ज्योतिष को बुक ले लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा राशियों का क्या आकार है, हर राशि की एक दिशा है, और हर राशि के कुछ सिग्निफिकेशन है ना? जैसे एरी साइन है, मैं एक पढ़ देता हूं, बाकी आप पढ़ लेना बाद में। अब एरी साइन कहां से स्टार्ट होती है? 0 डिग्री से। कहां तक जाती है? 30 डिग्री तक, ठीक है? अब ये राशि जो है मेढ़े जैसी दिखती है। जब अंतरिक्ष में इसको देखा ऋषियों ने, तो इसकी जो आकृति मिलाई गई तो भेड़ जैसी थी, है ना? मेढ़े जैसी थी। अगर आपने भेड़ या मेंढे को देखा होगा, तो क्या होता है, वो हमेशा पहाड़ों में पाए जाते हैं। उनकी जो फिजिकल बॉडी आप देखेंगे, उनकी टांगे लंबी होती हैं, पतली होती हैं, उनका धड़ थोड़ा मतलब कंप्रेस्ड होता है, उनकी टांगे लंबी होती हैं। तो एरीज साइन का जिसका भी लग्न होगा, लग्न दिखाता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस को। तो वो एरी इसी तरह का, उसकी टांगे पतली होंगी, लंबी होंगी, है ना? एक प्रोपोर्शन होता है ना बॉडी का, तो उसकी टांगे ज्यादा लंबी होंगी, उसका धड़ थोड़ा छोटा होगा। ऐसे लोग, क्योंकि भीड़ है, पहाड़ों में पाई जाती है, तो ऐसे लोग, और भीड़ क्या चलती रहती है, घूमती रहती है हर वक्त, तो ऐसे लोग घूमने के शौकीन होंगे। ऐसे लोग पहाड़ों की तरफ ज्यादा रुख करेंगे, है ना? और ये क्या है, थकते नहीं है, मतलब चलायमान राशि है, मूवेबल साइन की राशि है।
तो ये लोग मूवेबल रहना चाहते हैं, मतलब प्रोग्रेस करना चाहते हैं या हमेशा कोई ऐसा काम करें जिसमें एक्टिव रहें। ये फिक्स्ड एक जगह काम कर या एक जगह स्टैग्नेंट होकर नहीं रह सकते लोग। तो यानी कि जो राशि की कैरेक्टरिस्टिक है, वही कैरेक्टरिस्टिक सामने वाले इंसान में पाई जाएगी। फिर इन राशियों को बहुत तरह से क्लासिफाई करते हैं हम। दिन में बली राशि है, रात की बली राशि है, इनके भी बड़े गहरे मीनिंग है। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा कौन सी राशि है, तो हर राशि को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया है ना। कौन से तत्व की राशि है, अर्थ एलिमेंट की राशि है, फायर एलिमेंट की राशि है, एयर एलिमेंट की राशि है, वाटर एलिमेंट की राशि है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो जो मान लीजिए फिक्स्ड एलिमेंट की राशि है, तो वो लाइफ में क्या चाहते हैं, वो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। फिक्स्ड एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या देता है आपको, स्टेबिलिटी, पावर, पोजीशन, ये चाहिए इनको फिर। ओके, तो इस तरह से अगर राशियों की क्लासिफिकेशन समझ ली ना आपने, तो बहुत सारी चीजें किसी भी इंसान के बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसकी राशि को जानकर। तो ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है 12 भावों का परिचय। अब ये थोड़ा ज्यादा नहीं करेंगे हम इसके बाद, क्योंकि लो शो करना है हमें, बस ये लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें। 12 भाव। आपने देखा कुंडली के 12 खाने होते हैं। इन 12 खानों से पूरी जिंदगी के इवेंट, जो भी आपकी जिंदगी में घटना घटेगी, अच्छी बुरी कैसी भी है, वो इन्हीं 12 खानों से होगी। आपकी दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं आपकी धरती पर, सभी इन 12 खानों से देखे जाएंगे। आपके बॉडी के पूरे ऑर्गन इन्हीं 12 भावों में है। तो सब कुछ जिंदगी का सारा लेखा जोखा इन्हीं 12 भावों में। तो आपको पता होना चाहिए ना कि पर्टिकुलर किस भाव से क्या चीज देखी जाती है। अब एक इंसान है, उसके बहुत सारे रिश्ते हैं। वो किसी का हस्बैंड भी है, वो किसी का चाचा भी है, वो किसी का ताऊ भी हो सकता है, वो किसी का मामा भी है ना, वो किसी का बेटा भी है। तो सारे रिश्ते आपके इन्हीं 12 भावों में मिल जाएंगे। फिर बहुत सारे इवेंट होता है हमारी जिंदगी में। हम पैसा खर्च करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं, फॉरेन जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम घर बनाते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, है ना, हमारे बच्चे होते हैं, हमारी बीमारियां लगती हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम जॉब करते हैं। तो ये कहां से देखी जाएगी, कौन सा इवेंट कहां से पकड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 12 भावों का परिचय है। जहां कहां से क्या दिखाया जाता है, तो दूसरा भाव पकड़ लेते हैं। सेकंड हाउस क्या है, बोलने की क्षमता, आपकी स्पीच। अगर मुझे देखनी है कि आपकी स्पीच कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तो कहां से देखूंगा, कौन सा हाउस पकड़ेंगे, सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस क्या है, स्पीच है। सेकंड हाउस आपका अर्जित धन, तो आपकी जो एक्युमुलेटेड वेल्थ है ना, मुझे देखनी है कि आप कितनी जमा पूंजी इकट्ठी कर सकते हो। कई बार बोल देते ना कि भाई आपकी कुंडली में योग ही नहीं, आप पैसा इकट्ठा कर ही नहीं सकते। तो कहां से पता लगता है, पता लगता है भाई अगर सेकंड हाउस में कुछ मैलेफिक प्लान बैठे हुए हैं, तो आपको धन संचित होने ही नहीं देंगे वो आपका। ठीक है, मान लीजिए सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, और मंगल भी कहीं ना कहीं और ज्यादा फायरी प्लैनेट की राशि, फायरी राशि में बैठा है। अग्नि तत्व की राशि में बैठकर सेकंड हाउस में मंगल, और मंगल खुद एक फायरी प्लैनेट है, क्या दिखाएगा, जब एक फायरी प्लैनेट फायरी राशि में बैठेगा और गलती से उस पर कुछ मैलिफिक इन्फ्लुएंस भी आया हुआ है, तो फिर हम ये बोलेंगे ना कि भाई तुम्हारी भाषा ना ऐसी है कि गाली के बिना तुम बात नहीं करते। तो प्लेनेट कौन सा प्लेनेट बैठा है, कौन सी राशियां बैठी हैं पर्टिकुलर भाव के अंदर, तो आप बहुत सारे प्रिडिक्शन वैसे भी कर सकते हो, इन्हीं के बेस पर कर सकते हो। ठीक है, फिर खाने पीने की आदतें कैसी हैं आपकी, वो आपका चेहरा, सेकंड हाउस आपका चेहरा भी है। फिर आपके परिवार, सेकंड हाउस आपका कुटुंब भी है, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है। तो इस तरह की चीजें, सारी चीजें देखी जाती है। तो हर हाउस के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक जो मंगल का है वो भी थोड़ा बता देता हूँ, अगर मुझे मिल गई स्लाइड्स तो ठीक है। फिर प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें और इससे भी ज्यादा, एनिमी कौन है, कौन किसका दोस्त है, कौन नीच का प्लैनेट कहाँ होता है। तो हमारा कोर्स है, ये आप परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर नेक्स्ट वीक में हम कोशिश कर रहे हैं इसको लेकर आए आप सभी के लिए। और जो हमसे बेसिक कर चुके हैं उनके लिए आगे हमारा इंटरमीडिएट जो नेक्स्ट लेवल है, वो वो आने वाला है, तो उसको आप सीख सकते हैं। मतलब जो बेसिक क्या है, इंटरमीडिएट हमारा लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट वीक। तो ये आपने देखा कि ये कुंडली के 12 खाने हैं। अब इन 12 खानों में मंगल, जो हम कल से पढ़ने वाले हैं, मांगलिक। और यहाँ पर सिर्फ लगन चार्ट नहीं, हम नवांश कुंडली भी पढ़ाएंगे आपको।
ठीक है, एग्जैक्ट। क्योंकि मंगल अगर लगन चार्ट में बना हुआ है तो लगन चार्ट का मतलब सिर्फ शादी से रिलेटेड नहीं है। लगन चार्ट तो आपके पूरी जिंदगी का लेखा जोखा दिखाता है। तो वहां पर जब मंगल की स्टडी करेंगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट में आप देखेंगे। ओके, अब यहां पर 4th हाउस में मंगल बैठा है तो 4th हाउस तो बहुत सारी चीज देता है। लेकिन जब हम नवांश कुंडली की स्टडी करते हैं तो नवांश कुंडली पर्टिकुलर मैरिज की कुंडली है। अगर हमें मैरिज को एनालाइज करना है, डीपली एनालाइज करना है, उसको सूक्ष्म रूप में जाकर देखना है, तो हम नवांश कुंडली पढ़ते हैं। मैरिज मैरिज का कोर्स 1 महीने का कोर्स है जो हम कराते हैं। 1 महीना मैरिज और नवांश कुंडली पढ़ते हैं सिर्फ उसमें। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जो कुंडली का 7वां घर है ये आपकी शादी का घर है। अब अगर इसको मैं मैग्नीफाई करके देखना चाहूं तो इसके अंदर घुसना चाहता हूं तो इस 7th हाउस के मैंने 12 खाने बना दिए, दैट इज नवांश कुंडली। उसको मैं 12 खाने में देख रहा हूं तो इसको क्या किया मैंने, इनलार्ज कर दिया इस हाउस को, अंदर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब नवांश की स्टडी करते हैं तो वो प्योर मैरिज की कुंडली है, प्योर मैरिज की। ठीक है, तो उससे और अच्छी चीज नजर आएगी। तो वहां पर भी देखते हैं मंगल कहां बैठा हुआ है। फिर लगन चार्ट में आपका मांगलिक जो होता है लगन से, चंद्रमा से और शुक्र से, वो हम कल डिस्कस करेंगे, बताएगा सक्षम आपको कि कैसे बनती है। तो 3 तरह से मांगलिक देखा जाता है। अगर आप तीनों तरीके से मांगलिक आ रहे हैं और नवांश में भी आप मांगलिक हैं तो फिर आप कहते हैं ना प्योर हार्ड वाले मांगलिक। ओके, और अगर आप मान लीजिए लगन से आप दिख रहा है, शुक्र और चंद्रमा से नहीं है, तो आप बोल रहे थे ना आंशिक मांगलिक हो, हाफ मांगलिक हो, छोटे मांगलिक हो, बड़े मांगलिक हो, तो कैसे मांगलिक हो, तो ये मतलब है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था मांगलिक होना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मांगलिक हो तो इसका बहुत अच्छा यूज आप कर सकते हो, दैट इज एनर्जी। आप एक एनर्जी कैरी कर रहे हो। अब मर्जी आपकी ना उस एनर्जी को बम फोड़ के किसी को उड़ाना है या उसको प्रोडक्टिविटी यूज करनी है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप मांगलिक हैं तो यू आर ब्लेस्ड कि आप एक बहुत सारी एनर्जी को कैरी कर रहे हो। आप एनर्जी से, उस एनर्जी से आप अब्दुल कलाम बन सकते हो, उसी एनर्जी से आप ओसामा बिन लादेन भी बन सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम तो ये कहेंगे अगर आप मांगलिक हैं तो खुशियां मनाइए कि आप मांगलिक। तो ये मांगलिक इस तरह का मांगलिक होता है। अगर आपका इन हाउस में है तो आप मांगलिक कहलाएंगे। यहाँ पर सेकंड हाउस नहीं लिखा क्योंकि सेकंड हाउस नॉर्थ इंडिया में कम मानते हैं, साउथ में इसको माना जाता है, लेकिन हम मानते हैं सेकंड हाउस। और ये भी हमने बताया था कि क्यों क्यों इन इन हाउसेज में बैठकर मंगल मांगलिक कहलाता है। क्यों इस शादी के वक्त, देखिए छोड़ दो मांगलिक, कि एक ऐसे योग की हम स्टडी करते हैं शादी के वक्त, है ना, शादी के वक्त ही करते हैं ना, फिर तो कुछ पूछता नहीं मांगलिक होनी है। तो ये इकलौता ऐसा योग है कि पर्टिकुलर इवेंट में काम आता है। तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि मांगलिक का मतलब, या इन हाउस में जब मंगल होता है उसका सीधा संबंध शादी से है। जब आपकी शादी होती है 2 घर आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं पहले नहीं रहते, पहले भी रहते हैं, लेकिन शादी के वक्त ये 2 घर तो एक्टिवेट होंगे ही होंगे, और भी घर होते हैं। तो दैट इज 7th हाउस जो आपकी पार्टनरशिप का है, जिससे आप चाहे लाइफ पार्टनरशिप देखें तो शादी का एक लाइफ पार्टनरशिप है। और ये 8th हाउस, ये 2 हाउस शादी में एक्टिवेट होते हैं। तो यानी कि मंगल इन इन घरों में बैठकर इन दोनों घर में से किसी एक को या दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। अब मंगल यहां बैठा है तो 7वें घर में इसको देखेगा तो इसको एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि इंपैक्ट डाल रहा है, उस पर अपनी एनर्जी डाल रहा है। और 8वीं दृष्टि से इसको भी इंपैक्ट कर रहा है। यहां मंगल बैठा है तो अपनी चौथी दृष्टि से, अभी दृष्टि नहीं आएगी, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, कल सिखाया जाएगा आपको। तो मंगल यहां बैठकर चौथी दृष्टि होती है। चौथी दृष्टि का मतलब जहां पर वो बैठा है वहां से 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो यहां इसको इंपैक्ट कर रहा है। यहां बैठा है तो इसको इंपैक्ट कर ही रहा है, यहां बैठा है तो ये इसको इंपैक्ट कर ही रहा है। और जब यहां बैठता है तो यहां से भी 8वीं दृष्टि से इस हाउस को इन्फ्लुएंस करता है। तो इन इन हाउस में मंगल होने का मतलब है कि इन घरों में मंगल बैठकर कुंडली के 7वें और 8वें घर को इंपैक्ट करते हैं, वहां पर एनर्जी डालते हैं, इसलिए इनको स्टडी किया जाता है शादी के। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको चर्चा को आगे चलाएंगे, कल और अच्छे से सीखेंगे हम। अब मैं 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं, जो हमने सीखा है सिर्फ उसी से रिलेटेड, है ना। बाकी फिर हम जो हमारा लोशु की क्लास है वो हम शुरू करेंगे। आप में से जिसने जो भी एनरोल ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं तो वो बने रहिए, और आज 3rd क्लास में हम आपको लोशु की जर्नी में आगे लेके जाएंगे। ठीक है।
हितेश जी, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं लोग। यस सर मेरा क्वेश्चन तो सिर्फ कोर्स से रिलेटेड है कि बेसिक कोर्स कब शुरू होने वाला क्या कह रहे हैं हितेश जी, दोबारा बोलिए है। तेज मैं बोलिए। सर कह रहा हूँ कि बेसिक कोर्स कब शुरू होगा सर, मैं कोई नॉलेज बिल्कुल बेसिक नहीं है कोर्स तो। का इंतजार ना करें आप, वैसे करेंगे हम लेकिन इंतजार ना करें। उसके अगर सर वीडियो भी आप एक्चुअली देख लेंगे ना आधी हमसे लेकर, तो भी आ सर जाएगा। आधी चीजें बाउंस हो जाती है। देखो ज्योतिष नहीं आता ना तो होंगी थोड़ी सी, ठीक है। जी लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है वो परचेज कर लीजिए। हमारा सिर्फ 499 का कोर्स है वो, जिसमें 15 क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो उसी के साथ में कोर्स के साथ में पे कर दूं और। हाँ कर देना, आप कर देना, कोई दिक्कत ठीक है सर, वो लिंक मैं आपको मैसेज करता हूँ जो नहीं। कल कर व्हाट्सएप पे देना, जो कल लिंक कर आपको। देना, कल कर जी देना, जी जी। ठीक है। थैंक अभी किसी ने चाहे कि सर मिक्स ना करें क्लास को, कोई क्लास मिक्स नहीं है। आज हम क्लास 8 बजे नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए मैं था नहीं अवेलेबल, मैं जस्ट अभी आया हूँ, मतलब समझिए तभी मैंने 5-7 मिनट लग गए मुझे वो करने में, जूम को स्टार्ट करने में। तो मैं अवेलेबल नहीं था, मैं ट्रैवलिंग पर था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं प्लान कर ले सकता था। तो अब मैंने कहा चलो मंगल वाले बच्चों को कुछ तो सिखाएं आज। तो कल से आपकी क्लास, जो मंगल की क्लास है वो 8:15 से होगी। 8:15 से लेकर 9:30 तक हम ये अपना मंगल पढ़ेंगे, और 9:30 के बाद जो हमारा लोशु की जो बैलेंस क्लासेस है 9:30 से स्टार्ट, ठीक है। बेसिक की फीस है 499, सिर्फ 499 रुपए में आप हमारी 14-15 क्लासेस आराम से देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा बेसिक बेसिक एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा। बहुत ज्ञान होना जरूरी है भाई, बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, मुस्कान जी, एक दो क्वेश्चन लेके फिर हम शुरू करें हेलो। लोग। यस, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर जैसे कहते हैं 27 के बाद मांगलिक खत्म हो जाता है या फिर कुछ होता है, तो ऐसा भी कुछ है? मैडम ऐसा कोई योग नहीं है, आपकी कुंडली में कोई भी योग नहीं हो सकता कि जो बर्थ के टाइम पर था और बाद में खत्म हो जाए, ऐसा कोई योग पैदा नहीं हुआ। जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि सारे ग्रहों के बारे में, कुछ लोग कहते हैं जैसे 27 के बाद मंगल का वो जो नहीं मांगलिक मैडम, होता है वो खत्म हो जाता है। मैं दूसरे इम्पैक्ट में बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, व्यवहारिक चीजें बताई गई हैं कि क्या होता है। मंगल एक एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया। 27 के बाद नहीं, कोई 30 के बाद कहता है, कोई 32 के बाद कहता है, कोई 35 के बाद कहता है। 27 कोई फिगर नहीं है, लेकिन नॉर्मली 28 और 30 साल बोला जाता है ना। तो ये माना जाता है कि 28-30 साल के बाद जो है ना, हमारी जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है वो 20 से 30 साल के बीच में रहती है। ओके सर, तो ऐसा मतलब है कि नहीं है सर? नहीं है मैडम, नहीं है। आप लॉजिक समझिए, और मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, लॉजिक समझ लो। मैं जैसे मैंने बोला मंगल इज फायर, मंगल इज एनर्जी। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे में एनर्जी होती है ना 20 से 30 साल के बीच में होती है। जितने कारगिल में हमारे बच्चे शहीद हुए थे वो सारे 20 से 25 साल के बीच के थे। उन्हीं को लड़ने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि जो जोश, जो एनर्जी 25 तक रहती है ना, उसके बाद डिक्लाइन पे चली जाती है। तो ये माना गया जो आपकी डिजायर है, जो फिजिकल डिजायर है, जो ज्योतिष में मंगल को जिस वजह से स्टडी किया करते हैं हम, तो वो जो सेक्सुअल एनर्जी की डिजायर है वो 30 के बाद माना जाता है कि डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। 30 तक वो हाइट पे रहती है, तो इसलिए बोलते सर हैं कि जैसे वो अभी आप मांगलिक खत्म हो रहा है आपका। सर जैसे भी आप बता रहे ज्योतिष शास्त्र अगर सीखना चाहिए, जैसे नमाज कुंडली के लिए आप कह रहे हैं 1 महीना नमाज कुंडली सीखने में लगता है, हाँ, तो टोटल टोटल ज्योतिष जो एक तरह से वो तो टोटल तो कोई सीख ही नहीं सकता पूरा, बहुत लंबा मैंने टाइम पहले बता एक दिया, 7 जन्म भी कम है, 7 जन्म में भी नहीं आता पूरा। जनरली जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए वो कितना टाइम लगता है सीखने में? अगर आपको देखिए, नॉलेज क्या होता है, कंटेंट की नॉलेज होती है। अगर आपको कंटेंट सीखना है तो आपको 6-8 महीने लग जाते हैं कंटेंट सीखने में। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जिंदगी जिंदगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 9 बजे के बाद क्लास रखें, 9 बजे से ज्योतिष शास्त्र का। और न्यूमरोलॉजी की भी मैंने आपसे बोली थी, ये भी आपकी शायद जल्दी है, 8 o'clock में सात है। सात मैं तो अगर 7 to 8, 7 to 8। 7 बजे 7 to 8 अब मैडम, सर मैं 9 बजे भी। मैं देखिए समझिए ना, मेरे पास और भी बहुत सारे कोर्स हम सिखा रहे होते हैं, मुझे वेबिनार भी करने होते हैं, है ना। तो मुझे अपना 9 बजे का स्लॉट तो खाली रखना ही होता है। इतने सारे वेबिनार होते हैं, फ्री क्लासेस होते हैं, वो 9 बजे रखते हैं।
उससे पहले हम पढ़ाते हैं। और भी हमारे एट ए टाइम अभी 4 क्लास चल रही हैं, अभी चल रही है क्लासेस, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही, कोई ना नहीं कोई नहीं करने सर, में चल पढ़ा रहा रही होता है है। ठीक है, तो बहुत सारे, सर। अब मैं अकेला हूँ, मैं कितना पढ़ाऊंगा, मेरी भी एक सर लिमिटेशन है ना। नवोलॉजी की मैं एट ए टाइम एक ही सर जगह पढ़ा सकता हूँ, ऐसा तो नहीं मैं कृष्ण जी तो हूँ नहीं कि 10 जगह बैठ जाऊँ। सर सर कृष्ण भगवान से कम भी नहीं है अरे ज्ञान नहीं देने मैम, में। अरे कहाँ मैडम, उनके चरणों में जगह मिल जाए तो बस, इसीलिए सारा सर जद्दोजहद हो रही है और कुछ नहीं होता। सर गुरु का स्थान तो भगवान के पहले है। नहीं, थैंक यू, आप इतना मान सम्मान देते हैं उसके लिए धन्यवाद आपका। सर मैं यही पूछी थी, अगर कभी 9 बजे के बाद आप पाइथागोरस या ज्योतिष का रखें तो देखेंगे, मैं आप ज्वाइन, बने रहिए, मेरा बड़ा। अब किस वक्त पे आता है, जैसे हमारा अभी मंगल वाला 8:15 पे आ रहा है, तो ये आप कर सकते हैं प्लीज। यस सर, ओके सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे 2 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए बस, है ना, मैं अपना पानी वानी ले आऊं, और फिर हम लो शू 3rd क्लास अपनी शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर कोई चीज, नंबर मिसिंग है आपका, कोई रो मिसिंग है या कोई पूरी रो है, तो उसके मीनिंग क्या है, और आने वाली क्लासेस में इनकी रेमेडीज में बताने वाला हूं। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए।